10 दिग्गज नेता जिन्होंने बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई। नंबर 1, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और कांग्रेस का रिश्ता वैसा ही था जैसे एक क्लास की वो टॉपर स्टूडेंट है जिसे लगता है कि प्रिंसिपल गुंडों से मिला हुआ है। दीदी बंगाल में लेफ्ट वालों से दो दो हाथ कर रही थीं और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता लेफ्ट वालों के साथ कैंटीन में बैठकर समोसा खा रहे थे। ममता ने कहा, भैया ये फ्रेंडली मैच हमसे ना हो पाएगा। जब दिल्ली वालों ने उनकी बात अनसुनी की तो 1998 में उन्होंने अपना झूला उठाया और बना लिया अपनी तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी का स्टाइल बड़ा सिंपल है, सादी साड़ी और हवाई चप्पल। लेकिन भाई साहब उनका गुस्सा, अगर वो एक बार खेला हो भी बोल दें तो अच्छे अच्छे विरोधियों के पैर कांपने लगते हैं। वो राजनीति की बेंसी प्रोफेसर हैं जो होमवर्क ना करने पर सीधे क्लास से बाहर मुर्गा बना देती हैं। क्या आप जानते हैं कि 1993 में पुलिस ने ममता बनर्जी को सचिवालय से बाल पकड़कर बाहर निकाला था। उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि अब मैं सीधे मुख्यमंत्री बनकर यहाँ वापस आऊँगी और यकीन मानिए दीदी ने अपना प्रॉमिस प्रो मैक्स लेवल पर पूरा किया। नंबर 2, शरद पवार। शरद पवार साहब का कांग्रेस छोड़ना ईगो और आधार कार्ड का मामला था। 1999 में जब सोनिया गांधी को पीएम बनाने की बात चली तो पवार साहब ने बीच में हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, सोनिया जी सब ठीक है, पर क्या 100 करोड़ के देश में कोई देसी पीएम नहीं मिल सकता। बस ये विदेशी मूल वाली बात सोनिया जी को चुभ गई और पवार साहब का ब्रेकअप कांग्रेस से हो गया। पवार साहब की राजनीति समझना उतना ही मुश्किल है जितना सुबह के वक्त मुंबई की लोकल ट्रेन में खाली सीट ढूंढना। वो कब किसके साथ गठबंधन की चाय पी लें ये तो शायद गूगल मैप्स को भी नहीं पता होता। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें चाणक्य कहा जाता है, जो सोते हुए भी विपक्षी पार्टी का विकेट गिरा सकते हैं। पवार साहब इतने ओल्ड स्कूल हैं कि उनके पास अपनी कोई ईमेल आईडी नहीं है। वो आज भी फ़ोन और आमने सामने की मीटिंग पर यकीन रखते हैं। शायद इसलिए उनके सिगरेट्स कभी लीक नहीं होते। नंबर 3, YS जगन मोहन रेड्डी। जगन की कहानी किसी साउथ इंडियन फिल्म जैसी है जिसमें हीरो के पिता की मौत के बाद विलेन उसे परेशान करता है। उनके पिता YS राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद जगन अपने पिता के चाहने वालों से मिलना चाहते थे, पर कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा मना किया जैसे कोई सख्त पापा नाइट आउट के लिए मना करते हैं। जगन को लगा, अरे भाई मेरे पिता की पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को चली गई और ये मुझे भी साइडलाइन कर रहे हैं। बस वहीं से जन्म हुआ YSRCP का। जगन की जिद ऐसी है कि अगर वो सोच लें कि दीवार में छेद करना है तो वो ड्रिल मशीन नहीं लाएंगे, दीवार को तब तक घूरेंगे जब तक वो खुद ना फट जाए। जगन मोहन रेड्डी लगातार 16 महीने जेल में रहे थे। लोग कहते हैं कि राजनीति में जेल जाने से करियर खत्म हो जाता है, लेकिन जगन ने जेल से बाहर आते ही 2019 में ऐसा क्लीन स्वीप किया कि विरोधियों के पास रोने के लिए रूमाल भी नहीं बचा। नंबर 4, बीपी सिंह। बीपी सिंह और राजीव गांधी कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर बीच में आ गई बोफोर्स तोप। बीपी सिंह ने कहा, राजीव भाई ये तोपों के पीछे की दलाली का क्या सीन है। राजीव जी ने कहा, तुम ज़्यादा सवाल मत पूछो। बीपी सिंह ने जवाब दिया, ठीक है फिर टाटा बाय बाय। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और नारा दिया, गली गली में शोर है राजीव गांधी। आप समझ ही गए होंगे। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी ही बिरादरी से पंगा ले लिया और मंडल कमीशन लागू कर दिया। इसके बाद देश की राजनीति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। बीपी सिंह एक बेहतरीन पेंटर और फोटोग्राफर थे। राजनीति से रिटायर होने के बाद वो अपनी पेंटिंग्स एक अज्ञात नाम से दुनिया को दिखाते थे। मतलब बंदे में क्रिएटिविटी और बगावत दोनों कूट कूट कर भरी थी। नंबर 5, BS येदियुरप्पा। येदियुरप्पा और बीजेपी का रिश्ता उस कपल जैसा है जो हर 2 साल में अनफॉलो कर देते हैं और फिर फॉलो बैक कर लेते हैं। 2011 में जब करप्शन के आरोपों में उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया तो येदियुरप्पा साहब को इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। उन्होंने दिखा दिया कि कर्नाटक में कमल खिलने के लिए येदियुरप्पा नाम की खाद कितनी ज़रूरी है। येदियुरप्पा साहब को ज्योतिष और नंबरों पर इतना यकीन है कि उन्होंने अपनी पार्टी ही इसलिए बनाई थी ताकि वो बीजेपी को अपनी वैल्यू समझा सकें। येदियुरप्पा ने 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन किस्मत देखिए एक बार भी वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये तो वैसा ही है जैसे 4 बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया पर एक भी फिल्म पूरी नहीं देख पाए। नंबर 6, मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती साहब को लगा कि दिल्ली की कांग्रेस घाटी के लोगों का दर्द नहीं समझ रही। उन्हें एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो कश्मीरी फील दे। 1999 में उन्होंने PDP बनाई। उनकी राजनीति ऐसी थी कि उन्होंने उन लोगों के साथ भी सरकार बना ली जिनके साथ उनके विचार कभी नहीं मिलते थे। इस
इसे उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन बताया। जब मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री थे तब उनकी बेटी रूबिया सईद का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। उस वक्त भारत सरकार को रूबिया की रिहाई के बदले 5 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। ये भारतीय राजनीति के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक था। नंबर 7, कल्याण सिंह। यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह का मतलब था प्योर स्वैग। उन्हें लगा कि दिल्ली वाले उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कल्याण सिंह वो नेता थे जो अपनी बात पर अड़ जाएं तो फिर अपनी भी नहीं सुनते थे। उन्होंने बीजेपी छोड़ी और अपनी ताकत दिखाई। हालांकि बाद में वो घर वापसी कर गए। कल्याण सिंह का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि वो कहते थे, मैं सिर्फ रामलला और जनता के सामने झुकता हूँ, दिल्ली के एसी कमरों में बैठे नेताओं के सामने नहीं। 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सजा के तौर पर 1 दिन की जेल और मात्र 2000 रुपये का जुर्माना भरा था। मतलब 1 दिन का सुल्तान वाली बात सच हो गई। नंबर 8, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें लगा कि बीजेपी में उनके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। अर्जुन मुंडा के साथ उनका पावर स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि उन्होंने 2006 में पार्टी छोड़ दी। वो इतने सादे हैं कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये बंदा कभी सीएम रहा होगा। बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या नक्सलियों ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कर दी थी। ये किसी भी पिता के लिए दिल दहला देने वाला पल था, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक हिम्मत नहीं हारी और झारखंड की सेवा में लगे रहे। नंबर 9, अजीत जोगी। अजीत जोगी एक ऐसे इंसान थे जिनके पास डिग्रियों की लाइन लगी थी, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस और फिर सीएम। जब कांग्रेस ने उनके बेटे को बाहर निकाला तो जोगी साहब ने कहा, बेटा बाहर तो मैं भी बाहर। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और दिखाया कि वो व्हीलचेयर पर रहकर भी छत्तीसगढ़ की सरकार को हिला सकते हैं। जोगी साहब की याददाश्त ऐसी थी कि वो अपने इलाके के हजारों कार्यकर्ताओं को उनके पहले नाम से जानते थे। मतलब बिना फेसबुक नोटिफिकेशन के सबका जन्मदिन याद रखना। अजीत जोगी ने अपनी पूरी लाइफ में इतने प्रोफेशन बदले कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन सबको हैरान करने वाली बात यह है कि वो व्हील चेयर पर आने के बाद भी 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सबसे ताकतवर आवाज़ों में से एक बने रहे। नंबर 10, गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने 50 साल कांग्रेस की सेवा की, लेकिन उन्हें लगा कि अब राहुल गांधी के दौर में पुराने चावलों की कोई वैल्यू नहीं रही। उन्होंने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी के बारे में ऐसी बातें लिखी कि कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब सिर्फ जी हुजूर कहने वालों की जगह है। आज़ाद साहब का स्टाइल इतना रॉयल है कि उन्हें देखकर लगता है कि वो राजनीति करने नहीं, किसी बड़े अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं। जब गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में फूट फूट कर रोने लगे थे। सोचिए, एक कांग्रेसी नेता के लिए पीएम की आंखों में आंसू। आज़ाद साहब का रसूख ही कुछ ऐसा था।